हेलो विद्यार्थियों, मैं आपका अपना नमी सर और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैप्स एजुकेशन में। बच्चों, अभी तक के जो भी वीडियो बने हैं, जो भी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको क्वेश्चंस दिए, होप आपने वो सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में ले लिया है, उसको सॉल्व कर लिया है। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 5 में 3 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली हमें पूछ लिए जाते हैं, जिसको हम अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। हमें पहले से वो कॉन्सेप्ट आते हैं, वो चीजें हमें आती हैं, लेकिन क्वेश्चंस की फ्रेमिंग इस तरह से होती है कि हमें उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको ले रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे। और हाँ, सिर्फ वीडियो को देखेंगे नहीं, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, नोटबुक में लिखेंगे 1 बार 2 बार, तभी ये चीज आपको समझ में आएगी। सो आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हमें दिया है, इसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें क्रैक करना है। दिया है कि अल्फा एंड बीटा आर रियल रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। ax² प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि भाई हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है? वो होता है ax² प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे bx तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं। तो फिर बोला है कि हाँ, इसमें से a और c जो है 0 नहीं हो सकते, नहीं ले सकते। तो हमें 3 चीजें पूछी है ना, 3 चीजें पूछी है। पहला पूछा है कि फ्रेम एन इक्वेशन सेटिस्फाइंग अबव कंडीशन। अब ये इक्वेशन आपको फ्रेम करना है। अच्छा, 10 लोग अगर इस इक्वेशन को फ्रेम कर रहे हैं तो 10 अलग अलग इक्वेशन ले सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फाइंड रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन हमने बनाए हैं उसके अंदर का अल्फा और बीटा हमें पता है, 2 रूट्स, कभी भी हम फाइंड आउट करते हैं 2 रूट्स आते हैं हमको, तो वो दोनों रूट्स हमें बताने हैं। फिर वेरीफाई करना है कि जो अल्फा और बीटा हमने निकाला है क्या वो इक्वल है। अच्छा, कैसे इक्वल है? मॉड के अंदर, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव वाला खेल आ गया है। सो आइए देखते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं इसका। पहली बात तो हमें एक इक्वेशन फ्रेम करना है। पहला क्वेश्चन, पहला जो बात हमसे पूछ रहा है वो बोल रहा है कि एक इक्वेशन फ्रेम करो। तो इक्वेशन फ्रेम करना है जिसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए? ax² प्लस सी। तो याद रखना, जब हमें स्क्वायर वैल्यू लेनी है और हमें रूट्स फाइंड आउट करना है और साथ में हमें एक कांस्टेंट वैल्यू लेनी है ना, x bx वाला नहीं है। जैसे देखो दूसरे क्वेश्चन में एक bx दिया, वहां क्लियर कर दूंगा मैं। तो कभी भी ऐसे नंबर्स लेना जिनको सॉल्व करते टाइम हम उनका प्रॉपर तरह से परफेक्ट स्क्वायर रूट ले सके। ऐसे नंबर वो आपको चुनना है। ये मत सोचिए कि इक्वेशन कहां से आएगा, वो आपको बनाना है। तो जब हमको खुद को बनाना है तो हम अपने लिए कितना आसान बना सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए, अगर मैं इक्वेशन बनाने जाऊं, पहले का आंसर लिखने जाऊं, डायरेक्टली यहां पे आपको लिखना रहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा ax² प्लस सी के फॉर्म में, है ना। इक्वेशन in the form of ax² प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, मैं a की जगह पे 4 कंसिडर कर लेता हूं। a इज इक्वल टू 4। ये नंबर आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ऐसे नंबर लेना जिनका स्क्वायर रूट हम आसानी से निकाल सके, कुछ इस तरह के कंडीशन में। सो a इज इक्वल टू 4, c की जगह पे मैं 25 ले लेता हूं, c की जगह पे 25 ले लेता हूं। तो इक्वेशन जो बनेगा हमारा क्या बन जाएगा? 4x² प्लस 25 इज इक्वल टू 0, है ना। प्लस 25, c की जगह मैंने ले लिया है 25 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे आपने प्लस लिया तो दूसरी साइड जाने के बाद ये माइनस हो जाएगा, करेक्ट। तो एक काम करो, आप इस वैल्यू को माइनस भी कंसिडर कर सकते हो। c की वैल्यू को आप माइनस ले लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और आसान हो जाएगा। आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना आसान बना सकते हो। c इज इक्वल टू -25, तो ये क्या हो जाएगा? -25। अब आप मुझे बताओ, क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? अच्छा, आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे प्लस सी दिया है, मैंने दोनों भी ले लिया। देखो यहाँ पे प्लस सी दिया हुआ है तो यहाँ पे आपने माइनस ले लिया है, तो क्या फर्क पड़ता है? सी की वैल्यू हमारी -25, हम निकालते हैं ना, कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस सी से, तो c प्लस भी आता है, माइनस भी आता है। बट ये सॉल्व करना आसान है। ये हो गया, पहला वाला काम हमारा हो गया। दूसरी बात जो हमसे पूछी है उसने,
बोला है कि फाइंड द रूट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। अच्छा x, जब मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो 2x की वैल्यू आएगी। अच्छा 2x की वैल्यू आएगी तो एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है, ये हमने समझा हुआ है अच्छे से। तो इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊं अल्फा बीटा निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, देखिए कि 4x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0 मैंने लिख लिया। देयरफॉर 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरी साइड जाएगा ये -25, तो क्या हो जाएगा 25। इस तरह से सॉल्व करने के लिए मैंने ये नंबर्स चुने हुए हैं, आप भी ऐसे नंबर्स चुन सकते हो। 4 की जगह पे 16 ले लो, 25 की जगह 36 ले लो, -36 ले लो, आप पे डिपेंड करता है। कट 4x स्क्वायर माइनस 25, आप उसकी जगह पे 4 की जगह पे 9 ले सकते हो, 25 की जगह पे 36 ले सकते हो, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जिसका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सके। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए, सो देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 और इसका क्या हो जाएगा 2। तो x की हमारे पास दो वैल्यू आई, x इज इक्वल टू 5/2 और x इज इक्वल टू -5/2। रूट में भी आएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट आसान, जितना आसान हम बना सके उतना हमारे लिए अच्छा है। एक वैल्यू होती है अल्फा, पॉजिटिव वैल्यू जो है आपकी वो होती है अल्फा 5/2, है ना, एंड जो माइनस वैल्यू है वो होती है आपकी बीटा। ये हमने निकाल दिया अल्फा और बीटा। हमेशा याद रखना पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू किस तरह से लिखना है आपको। ये हो गया अल्फा बीटा। नहीं देखो, ये दूसरा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया, अल्फा और बीटा हमने निकाल लिया इस इक्वेशन का। अब नेक्स्ट जो है वेरीफाई करना है कि मॉड ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा, क्या ये दोनों वैल्यू सिमिलर हैं क्या। चलो चेक करते हैं। अब देखिए कि अल्फा की वैल्यू है 5/2, बीटा की वैल्यू है -5/2 में। अगर मैं अल्फा ले लूंगा, अल्फा अगर मैं मॉड में ले लिया है ना, तो 5/2 तो पॉजिटिव है, वो तो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर बीटा को भी मैंने मॉड में ले लिया तो ये वाला भी वैल्यू नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 5/2। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड। मैं प्रॉपर एकदम फॉर्मेट बना के दे दे रहा हूं आपको। तो क्या हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कि मॉड ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा, है ना। ये देखो, वेरीफाई करने बोला था हमने, यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। ये आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। बोलिए आसान नहीं था, एकदम आसान क्वेश्चन है, आप जानते भी हो, लेकिन सिर्फ इक्वेशन फ्रेम करने के लिए बोल दिया है तो आप कंफ्यूज हो गए कि इसमें करना क्या है। इसको लिख लीजिए, वीडियो पॉज करिए और जरा सेकंड वाला क्वेश्चन आप ट्राई करिए। तो अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन को देखो, मैंने साथ में लिया हुआ है। द रीजन इज, यहाँ पे इक्वेशन अलग फॉर्मेशन था, यहाँ पे अलग फॉर्मेशन था, तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको बनाना रहेगा। यहाँ पे C कांस्टेंट वैल्यू दिया था, B एब्सेंट था, यहाँ पे B दिया हुआ है, C एब्सेंट है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, तो पहले मैंने बोला इस तरह का क्वेश्चन आया तो कोई परफेक्ट स्क्वायर लेना बड़े आसानी से आपका काम हो जाएगा। दूसरा ये जो ax स्क्वायर प्लस bx, इसमें क्या पूछा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रियल रूट्स, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सारी चीजें ऐसा, बट इनका जो फॉर्मेट है वो इस तरह का होना चाहिए जो इक्वेशन हम कंसिडर करेंगे। हाँ, अब पहला दिया है कि फ्रेम इक्वेशन। सबसे पहले उसने बोल दिया कि इक्वेशन बनाइए, फिर रूट्स फाइंड आउट करिए अल्फा बीटा, जैसे हमने वहां फाइंड आउट किया था। फिर बताइए कि इज एनी वन ऑफ देम रूट्स 0। अच्छा, जब आप 2 रूट निकालोगे तो क्या उसमें से कोई एक 0 आया है क्या, सिर्फ यस और नो में आंसर देना है, जो भी आएगा आपको लिख देना है। तो जहां अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे आपको ध्यान देना है कि ये दोनों वैल्यू कुछ ऐसे होना चाहिए जो मल्टीपल में हो।
तो कॉमन लेना आसान रहेगा, x की वैल्यू निकालनी आसान रहेगी। कैसे बताता हूँ आपको, देखिए जरा। जैसे इक्वेशन, पहली चीज अगर मैं फॉर्मेट लेके आ रहा हूँ, पहला चीज क्या, इक्वेशन फ्रेम कर रहा हूँ, है ना। इक्वेशन in the form of होप आपको दिख रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने बोला कि प्रोडक्ट होना चाहिए, जैसे प्रोडक्ट इन द सेंस कि मैंने a की जगह पे 3 ले लिया और b की जगह पे 15 ले लिया, है ना। a की जगह पे मैंने 3 ले लिया, b की जगह 15। आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वही लेना, मैं तो सिर्फ इजी करने के लिए बता रहा हूँ कि इजी वे में जितना अच्छा से आप ले सकते हो। बट प्रोडक्ट रहेगा तो ज्यादा आसान रहेगा। क्यों रहेगा देखना जरा। अब मैं इक्वेशन बना दूं, क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू 0 बन गया। हमें x फाइंड आउट करना है ना, इसका रूट भी फाइंड आउट करना है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये पहला चीज हो गया, ये पहला फॉर्मेट हमारा हो गया, इक्वेशन हमने बना दिया, यहाँ पे एक नंबर मिल गया हमको। अब ये दूसरी बात क्या पूछ रहा है मुझसे कि फाइंड द रूट्स अल्फा एंड बीटा। सिंपल सी बात है, x निकाल दो, वही आपका अल्फा और बीटा हो गया इन्हीं में। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू 0। क्या मैं यहाँ से 3x कॉमन ले सकता हूँ क्या, देखो इसलिए मैंने बोला था ना मल्टीपल लेने के लिए 3 के टेबल में 15 आएगा और यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो मैं आराम से 3x कॉमन ले सकता हूँ। 3x अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 5 इज इक्वल टू 0। सो हमें मालूम है इसे कैसे सॉल्व किया जाता है कि 3x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फैक्टर निकाल रहा हूँ भाई। अब ये 3x, सो x इज इक्वल टू 0 अपॉन 3, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया 0, और यहाँ पे x इज इक्वल टू -5। ये देखो x की 2 वैल्यू आई, x की 2 वैल्यू आई। अच्छा, ये जो x की 2 वैल्यू आई, इसी में से एक अल्फा है जो कि 0 है एंड दूसरी वैल्यू है बीटा जो कि क्या है -5 है। एक हमने निकाल दिया अल्फा और दूसरी वैल्यू हमने निकाल दी बीटा। ये देखिए अल्फा और बीटा निकालने बोला था, ये दूसरा वाला भी काम हो गया हमारा। तीसरा पूछा है कि इज एनी वन ऑफ देम रूट, अब उनमें से एक भी रूट क्या 0 आया ना, देखो ना एक आया ना, अल्फा क्या आ गया है 0 आ गया है। तो अगर आपका आया तो आप 0 लिख देना, अगर आपका नहीं आया तो नो लिख देना, सिंपल सी बात है। तीसरा, थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ लिखना है इज एनी वन ऑफ द रूट 0 आया है, यस, खत्म हो गया, एक नंबर मिल गया सिर्फ एस लिखने पे। नहीं रहता तो नो लिख देते थे। यही स्टोरी है इन टाइप के क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आ गए तो आप छोड़ना नहीं है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए। देखते हैं जरा तीसरा क्वेश्चन, है ना। तीसरा क्वेश्चन कुछ ज्यादा अतरंगी दिख रहा है आपको, है ना। क्या दिख रहा है कि x रेज टू 101 प्लस x रेज टू 100 अपॉन 10x रेज टू 99 है। तो बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन देखने में सॉल्व नहीं किया, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए तो हार्ड लग रहा है। आइए देखते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं कि x रेज टू 101 है, 101 प्लस x रेज टू 100 अपॉन x रेज 10x रेज टू 99 इज इक्वल टू 7.2। यही क्वेश्चन है, बराबर। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। आइए थोड़ा लॉजिक लगाते हैं, इंडाइसेस है इसके अंदर अप्लाई करेंगे, है ना। इजी है, क्वेश्चन बना है तो सवाल तो है ही, उसका एक आंसर तो आना ही है डेफिनेटली। तो क्या होगा कि मैं काम करता हूं, ये ऊपर दोनों प्लस फॉर्म में है और नीचे जो है 10x रेज टू 99 अकेला है, तो मैं सेपरेट कर सकता हूं, दोनों का बंटवारा कर देते हैं। क्या हो जाएगा, x रेज टू 101 अपॉन 10x रेज टू 99 प्लस x रेज टू 100 अपॉन 10x रेज टू 99। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कम ऑन देखो जरा, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, बड़े आसानी से लिख सकता हूँ, है ना, सेपरेट करके। अब ध्यान देना है यहाँ पे कि ये जो x रेज टू 101 है, नीचे x रेज टू 99 है,
ये दोनों का बेस सेम है तो ये क्या ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, सेम फॉर्मेट। यहाँ पे बेस सेम है तो 99 ऊपर जाके क्या माइनस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए कैसे लिखना है इसको कि x रेज टू 101 माइनस 99 है ना, इंडाइसिस में बेस अगर सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ऊपर जाके, है ना, डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 99 है, सेम फॉर्मेट ले लूंगा तो यहाँ क्या बचा 10 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा x रेज टू 100 माइनस 99 माइनस हो जाएगा, ये पूरा बेस ऊपर x रेज टू माइनस 99, ठीक है। प्रोडक्ट में तो प्लस हो जाएगा इंडाइसिस के रूल के हिसाब से। कौन सा वाला रूल लगा रहे हैं जरा ध्यान दो कि अगर मेरे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो x रेज टू माइनस 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, बस वही काम किया मैंने यहाँ पे कि x 99 है ऊपर गया तो माइनस हो गया पावर के साथ में, करेक्ट। तो यहाँ क्या आ गया अपॉन 10, सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देखो जरा ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर 101 माइनस 99 इज x रेज टू 2 अपॉन 10 प्लस ये क्या हो जाएगा x रेज टू पावर 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट आ गया, इज इक्वल टू 7.2 इज इक्वल टू 7.2, करेक्ट। अब बेस दोनों का सेम है तो एलसीएम ले लिया, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना, ऐड हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर अगर सेम रहता है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, वो कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल टू 7.2। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा भाई 72, ये 10 गया उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो अब हमारा इक्वेशन क्या बन गया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 इक्वल टू 0। बताओ जरा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया क्या, है ना। हमें सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए एक्स की वैल्यू निकालनी है हमको यहाँ पे, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन को यहाँ लिख लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब मुझे माइनस 72 का ऐसा फैक्टर निकालना है जो प्लस और माइनस होने पे एक्स आए, मतलब 1 आए, तो मैं 9 एडजा ले लूं, 9 एडजा किसको माइनस दो बच्चों, माइनस 8 को। देखो 9 एडजा 72, माइनस 72 भी मिल गया मुझे, और 9 माइनस 8 करूंगा तो एक्स आ जाएगा, है ना, वेरिएबल लगा देंगे यहाँ पे एक्स हम। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 इक्वल टू 0। क्या सही लिखा मैंने, समझ में आया। अब इन दोनों का पेयर बना लो और देखो क्या कॉमन निकलने वाला है, यहाँ से तो x कॉमन आ रहा है, क्या बचा x माइनस x प्लस 9, क्या बचा x प्लस 9, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है माइनस 8 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में x प्लस 9 दोनों सेम कॉमन होने चाहिए, तो देखो जरा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 9x माइनस 8x प्लस माइनस 72 बराबर 9 8 72, परफेक्ट है। अब इन दोनों में से इसको कॉमन ले लो कि x प्लस 9 एक आ गया, दूसरा x माइनस 8 आ गया इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 9, एक रूट मिल गया हमें, और x इज इक्वल टू 8, ये मुझे मिल गया दूसरा रूट। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमारे क्या आ गया, रिक्वायर्ड रूट्स क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 9 और x इज इक्वल टू 8, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया, इसका 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आप लोग लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखो एकदम यूनिक क्वेश्चन लिए हैं। ये तो इससे पहले मैंने जो लिए थे क्वेश्चन थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है, बट थोड़ा डिफरेंट है। मैंने सारी वैरायटी डाल दी है यहाँ पे कि जिस तरह का भी क्वेश्चन आपके सामने आए आप उसको सॉल्व कर सको। देखते हैं फोर्थ वाला, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा यहाँ पे देखिए फॉर्म क्या आ गया, पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। a की वैल्यू 1 लेनी है, c की वैल्यू 9 लेनी है, एंड दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो पहला चीज आप समझ लेना कि इक्वेशन के पास रियल रूट कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है ना। 3 डिफरेंट चीजें आपको समझाई हैं, सिखाई हैं कि जब 0 रहेगा तो रियल रूट्स रहेगा, रियल एंड
इक्वल, जब ग्रेटर देन रहेगा रियल एंड अनइक्वल, और लेस देन रहेगा 0 से तो क्या हो जाएगा, नॉट रियल रूट्स, है ना, वो इमेजिनरी हो जाता है। वो 11th स्टैंडर्ड में आप सीखेंगे मैथ्स में। फिलहाल के लिए तो पहला क्वेश्चन पूछा है, स्टेट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर दिस इक्वेशन। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, एकदम सिंपल सी बात लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो पहला बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, डिस्क्रिमिनेंट है ना यही, डेल्टा यही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये अगर इसके पास रियल रूट है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। हो गया, पहला एक नंबर मिल गया वहीं पे। ठीक है, दूसरी चीज क्या पूछी है हमसे वो देखते हैं। सेकंड पूछा है कि यूजिंग द इंफॉर्मेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी वैल्यू हमें दी है उसके बेस पे इस बी की वैल्यू निकालो। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास क्या है, देखिए ए की वैल्यू है 9, वी हैव a is equal to 9 and a is equal to 1 है एंड c is equal to 9 है, तो b की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, यही वाला इक्वेशन तो है ना, सिंस b स्क्वायर माइनस 4ac is equal to 0, so therefore b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 9 है, रख दिया, सिंपल सी बात है, इक्वल टू 0। सो बी स्क्वायर माइनस ये 9 4 जा 36, 1 तो रहेगा ही, 36 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36, स्क्वायर रूट ले लूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, b इज इक्वल टू प्लस और माइनस 6। ये मिल गई b की वैल्यू, ये मिल गई हमें b की वैल्यू। ये चलो b निकालना था ना भाई, ये देखो पहला कर दिया, दूसरा हो गया हमारा फाइंड द वैल्यू b आ गया। तीसरा अगेन अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा कुछ नई चीज नहीं है, वही है x की वैल्यू, जो रूट 2 हम फाइंड आउट करते हैं वही है, ये निकालना है। तो b इज इक्वल टू प्लस और माइनस आया, तो याद रखना यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगा, एक प्लस के फॉर्म में बनेगा, एक माइनस के फॉर्म में बनेगा, जब अल्फा आपको फाइंड आउट करना रहेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन इस फॉर्मेट में बनेगा हमारा, तो मैं लिखता हूँ a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, देखिए तीसरे इक्वेशन के लिए चल रहा है, थर्ड का सोल्यूशन देखते हैं। द इक्वेशंस आर, पहला ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 1, तो सिंपल सी लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x, है ना, b की वैल्यू 6 आ गई ना, 6x प्लस c कितना है 9 इक्वल्स टू 0। एक तो ये बनेगा, दूसरा 6 की दो वैल्यू है, एक प्लस में भी है माइनस में भी b की, दूसरा इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तब हमें यहाँ पे वैल्यू मिलने वाली है। आइए आइए आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना, मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा यहाँ पे। अब इसका क्या निकालना है भाई, फैक्टर निकालना है। अगर मैं इसका फैक्टर निकालने जाऊं तो देखो 9 है यहाँ पे, 6 है यहाँ पे, फैक्टर बताओ क्या हो सकता है इसका, प्लस और मल्टीप्लाई करने के बाद में 9 आना चाहिए, प्लस और माइनस पे 6 आना, 3 3 जा परफेक्ट, 3 3 जा आ जाएगा। चलो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 3 जा एक्स स्क्वायर, सब में प्लस रहेगा, प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। मैं एक निकाल रहा हूँ, पहला वाला निकाल रहा हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर निकालना रहेगा ना मुझे, तो 3 प्लस 3 6 हो गया, आ रहा है। तो अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, क्या आ गया, x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा है x प्लस 3, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस 3 कॉमन है देखो, सो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे आ जाएगा, एक आ जाएगा x प्लस 3 और दूसरा क्या आ जाएगा x प्लस 3, दोनों भी x प्लस 3 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू, और में ले लो, और x इज इक्वल टू -3। दो वैल्यू अल्फा बीटा यहाँ पे मिल गया हमको, -3 दोनों के -3 आ गए। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, नहीं, प्लस ही है ना सब। चलो अब दूसरा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब वापस 6 लेके आना है,
वापस 6 लेके आना है, लेकिन 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 मल्टीप्लाई करने के बाद 9 आना चाहिए। तो 6 कैसे आएगा बताइए? 3 3 जा बराबर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 करेंगे। देखिए 3 3 जा 9 करेंगे, लेकिन दोनों को माइनस देंगे तब माइनस माइनस जाके यहाँ पे -6 आएगा, और दोनों का माइनस रहेगा तब जाके यहाँ पे पॉजिटिव 9 मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा। तो इसका फैक्टर कैसे बना कि x स्क्वायर -3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 है ना। ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, ये वाला मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। दोनों में से कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया तो क्या बचा x -3, यहाँ से क्या आ जाएगा -3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x -3 इक्वल्स 0। होप आपको फैक्टराइजेशन आ रहा है, समझ में आ रहा है। सो ये क्या हो गया x -3 इक्वल्स टू 0। तो क्या मिला मुझे x -3 इक्वल्स टू 0 और x -3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3। ये हमें निकल गया सेकंड के लिए अल्फा बीटा। करेक्ट है बात, समझ में आई आपको ये? अब नेक्स्ट चौथा क्या पूछा है कि ये निकल गया हमने। अब पूछा है कि क्या अल्फा और बीटा इक्वल हैं क्या। देखो जरा यहाँ पे देखो अल्फा बीटा दोनों भी क्या आए हैं, ये आपका क्या हो गया अल्फा, ये आपका क्या हो गया बीटा। देखो दोनों -3 आए हैं। यहाँ पे देखिए जरा, ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा, बराबर दोनों भी 3 3 आए हैं। मतलब कि आप अपने चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या लिखने वाले हो, यस है ना। पूछा है ना इज अल्फा इक्वल टू बीटा, यस अल्फा इज इक्वल टू बीटा। मिल गया, सिर्फ इतना लिखने का आपको 1 नंबर मिल गया, सिर्फ इतना लिखने का आपको 1 नंबर मिल गया। ये देखिए 4 चीजें इसमें मैंने कवर कर ली है। आएगा तो मोस्टली आपको 3 नंबर के लिए कोई भी 3 चीजें पूछने वाला है। ठीक है बच्चों, होप आपको अच्छे से समझ में आया है। इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की तरफ। देखते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में हमें दिया है फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ वेरिएबल m, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका वेरिएबल m होना चाहिए। ठीक है, उनके जो कोएफिशिएंट्स दिए हैं वो दिए हैं हमें a, b एंड c और सच दैट कि a की वैल्यू 2 है, बहुत बढ़िया, b की वैल्यू 4a है और c की वैल्यू 3a है। तो पहले एक काम करते हैं, a b c तो निकाल लेते हैं क्योंकि हमें डायरेक्टली नहीं दिया है वैल्यू। ठीक है, तो चलिए मैं 5th का सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। हियर a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4a, सॉरी b इज इक्वल टू क्या दिया है 4a, तो मतलब 4 इंटू 2 तो क्या आ गया 4 दूनी 8। ये b की वैल्यू मिल गई 8 है ना, a की वैल्यू हमको 2 दी हुई है। c की वैल्यू क्या दी है, c इज इक्वल टू 3a, सो 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2, 6 आ गया, c की वैल्यू 6 मिल गई हमको, 3 2 जा 6। करेक्ट। अब इस a b c की वैल्यू से हमें एक इक्वेशन बनाना है जो कि किसके फॉर्म में हो, m के फॉर्म में हो। देखो यहाँ पे दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसके लिए चाहिए हमको भाई, m कहाँ गया भाई, इधर है, इधर 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 है, मिल गया। चलो इक्वेशन बना देते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या बनेगा, a 2m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हो गया। देखो 2m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर के लिए क्वेश्चन। फिर बोला है इसको फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करो। फैक्टराइजेशन मेथड तो बचपन से सीखते आ रहे हो। देखो क्या फॉर्मेट हो जाएगा आपका, पहले ये 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे है ना, क्या हो जाएगा 12। अब 12 का ऐसा फैक्टर बताओ कि प्लस और माइनस करने पे 8 आना चाहिए। 6 2 जा 12 और 6 और 2 क्या होता है 8 होता है। 6 2 जा 12, 8 ऐड कर दिया तो हो गया, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली सॉल्व कर दें कि 2m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2m प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इस 8m की जगह मैंने ऐसे इसको लिख दिया है। सो देयरफॉर अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं। तो 2m देखोगे तो कॉमन आ रहा है ना, 2 3 जा 6 है ना, कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा m बचेगा और यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 3 बचेगा।
m+3 देख लो, m+3 बच गया। यहां से क्या कॉमन आ रहा है भाई, यहाँ पे देखो 2 कॉमन आ रहा है क्या, तो अंदर क्या आएगा m+3। ये आंख बंद करके लिख दिया करो, ये m+3 ये सेम आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा है तो कहीं गलत है, वापस जाओ रीचेक करो उसको। तो क्या कर सकता हूं इसको, एक तो m+3 मिल गया, दूसरा क्या मिल गया 2m+2 मिल गया इज इक्वल टू 0। 2m+2 मिल गया इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट में देख लेते हैं, तो m+3 इक्वल्स टू 0 एक, और 2m+2 इज इक्वल टू 0। तो एक तो हमें मिल गया m इज इक्वल टू -3, दूसरा 2m इज इक्वल टू -2, m इज इक्वल टू -2/2, m इज इक्वल टू -1। ये आपका हो गया सॉल्व, है ना। रूट्स ही तो फाइंड आउट करने हैं। फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल कोएफिशिएंट फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, दो रूट्स फाइंड आउट करने। तो रिक्वायर्ड रूट्स आर -3 एंड -1। क्लियर हो गया आपका, ठीक है। लिख लीजिए इसको, ये क्वेश्चन को भी लिख लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि ये आगे के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि x + y = 0, x + y = 0 एक लीनियर इक्वेशन दिया है, दूसरा दिया है x + y = 3। अब इन दोनों का टेबल बना के दे दिया है। अच्छा, अगर आपके पास टेबल आ गया तो क्या आप ग्राफ सॉल्व कर सकते हो, ग्राफ बना सकते हो ना आसानी से। देखो ना, कोऑर्डिनेट भी आ गया भाई, आप ग्राफ बनाइए 1 - 1 2 - 2, फर्क नहीं पड़ता, कुछ रखना नहीं है अपने को, डायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट आप एक ग्राफ बना दीजिए, ठीक है। 6 क्वेश्चन में पहला काम आपने क्या किया, ग्राफ बना दिया है ना। ग्राफ पेपर ले लेना और ग्राफ बना देना, वो आसानी से आप बना दोगे। अब जब ग्राफ बनाओगे, याद है अपने फर्स्ट पार्ट में लीनियर इक्वेशन के वीडियो में मैंने पहला ही टॉपिक ये लिया था, किस तरह का क्वेश्चन, 3 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्राफ बन गया हमारा, रेडी हो गया। फिर हमसे पूछा है डू द लाइन इंटरसेक्ट। अच्छा बच्चा, अब अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपको तो इतना तो समझेगा ना कि ये जो दो लाइन बन रही है इंटरसेक्ट कर रही है, या दो लाइन बन रही है पैरेलल आ रही है, या दो लाइन बन रही है कोइंसिडेंट हो रही है, सेम लाइन के ऊपर आ रही है, ये तो सीधा सीधा दिखेगा आपको। तो आप लिख देना हाँ भाई हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, सिंपल सी बात है। अब पूछा है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे इसके। पहला काम किया आपने, ग्राफ बना दिया। दूसरा काम आपने बता दिया कि इंटरसेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। तीसरा काम पूछा है नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो अब आपको मालूम है कि अगर इंटरसेक्ट करेगी तो एक सॉल्यूशन होगा, पैरेलल रहेगी तो 0 सॉल्यूशन होगा, और अगर कोइंसिडेंट है, एक ही लाइन के ऊपर दोनों आ गए हैं, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये वाला नहीं देखा रहेगा तो जाइए आप पहला वीडियो देखिए, फर्स्ट पार्ट देखिए लीनियर इक्वेशन का, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए अगर मैं बता दूं आपको, तो इक्वेशन का कोएफिशिएंट इसका देखिए क्या है 1, इसका क्या है 1, इसका क्या है 1, इसका क्या है 1, है ना, करेक्ट। समझ में आ गया क्या। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा जरा देखिए कि a1/a2 b1/b2, लेकिन c1/c2 है क्या, नहीं है। मतलब कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा भाई, ये सेकंड वाला कंडीशन। आप जब ग्राफ बनाओगे तो दो पैरेलल लाइन बन के आएगी, चेक कर लेना, बना लेना, ग्राफ पैरेलल लाइन बनेगा। अब जब पैरेलल लाइन बनेगा तो इंटरसेक्ट करेगा क्या, नो नहीं करेगा। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है, बट आप प्रॉपर इसको ग्राफ पे ड्रॉ करोगे, चेक करोगे और कमेंट करोगे कि क्या जो मैंने बताया वही आपका भी आंसर आया क्या। ठीक है बच्चों, सो ये क्वेश्चन हो गया। चलते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन था, 3 नंबर के लिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता, आपको आता रहता है, फिर भी आपने प्रैक्टिस नहीं किया, करके नहीं कर पाते। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये भी एक यूनिक क्वेश्चन है, लेकिन बेस्ड है इसी के ऊपर। 7th क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। क्या दिया है कि x + 2y = 3, x + 2y = 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। इसको कंपेयर करो इसके साथ,
ये इक्वेशन के साथ बोलता है कंपेयर करो। तो बच्चा अगर इससे कंपेयर करूंगा तो देखो a1 की वैल्यू आ जाएगी 1, देन b1 की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड c1 की वैल्यू आ जाएगी 3, है ना। कंपेयर कर दिया, ऐसे डायरेक्ट मैंने यही कर दिया। एंड राइट द वैल्यू ऑफ a1 b1 c1, ये देखो एक नंबर मिल गया आपको यहीं पे। a1 b1 c1 की वैल्यू बोला था ना, वैल्यू बोला था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डायरेक्ट a1 b1 c1 की वैल्यू कंपेयर कर दिया। अब फ्रेम वन मोर इक्वेशन, अरे वाह, ये देखो ये तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट लेके आ रहा है। एक और इक्वेशन बोलता है बनाने के लिए, हमको बनाने बोल रहा है, देखो ऑर्डर दे रहा है, हमको बनाने बोल रहा है। सो a2x प्लस b2y, लेकिन नंबर मिलेगा, बनाना तो पड़ेगा। सो b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए एक कंडीशन भी दिया उसने कि सच दैट कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो चलो अभी हमें कंडीशन क्या दिया है उसको लिख लेते। since we have a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 is equal to 1/2, तो दूसरा इक्वेशन बड़े प्यार से हम बना सकते हैं। कैसे, देखो पहला ये इसको इसके साथ में ले लूं, इक्वल है ना, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/2। a1 की वैल्यू मेरे पास है 1, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/2। सो रेसिप्रोकल कर दो तो a2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 मिल गई हमको। यहाँ पे a2 की वैल्यू 2 मिल गई। दूसरा ले लो क्या कि b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1/2, क्या मेरे पास b1 की वैल्यू है, देखो ऐसे ट्विस्ट है, इजी है लेकिन ट्विस्ट है। b1 की वैल्यू मेरे पास है 2, तो 2 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा b2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, ये निकल गई कोई आगे b2 की वैल्यू। अब हमारे पास c1 अपॉन c2 भी है जो कि 1/2 है, दिया है, ये गिवन है हमको। c1 की वैल्यू कहाँ है, 3 है, तो ले लो 3 अपॉन c2 इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो c2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 आ गई है लोग। हमें क्या मिल गई, a2 b2 c2 की वैल्यू मिल गई। तो a2 b2 c2 की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे रख के इक्वेशन बना सकते हैं क्या। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, ये हमने दूसरा लिख दिया, 2 नंबर मिल गए हमको। a2 2 है, तो ये आ गया 2x प्लस b2 कितना है 4y प्लस c2 कितना है 6 इक्वल्स टू 0। 6 इक्वल्स टू 0। फॉर्मेशन यही है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन भी बना दिया, अब जरा देखना, कभी कभी इक्वल टू c2 ऐसे भी लिख के आता है, इक्वल टू c2, ये 0 नहीं रहेगा। कभी कभी a2x प्लस b2y इसी फॉर्मेट में है ना, ऐसे लिख के आ जाएगा कि a2x प्लस b2x, तो कुछ डरना नहीं है, 0 यहाँ से हटा देना, ये जो आएगा आपका c की वैल्यू रख दिया मैंने, कुछ फर्क नहीं पड़ता, c2 वही है ना, c2 वही है, 6 c की वैल्यू वहां पे रख दिया, 6 आ गया, खत्म बात, इक्वेशन प्रिपेयर हो गया। अब बोलता है कि भाई ये इक्वेशन को लेके, इस इक्वेशन को लेके एक ग्राफ बना दो, एक ग्राफ बना दो। अब मुझे बताओ, यहां से सेम ऐसा टेबल बना के क्या आप ग्राफ बना सकते हैं, आप उसको ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद फिर हमसे पूछा है ड्रॉ ग्राफ, बनाने के बाद बोलता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, और ये तो हमको पता है ग्राफ बनाने के बाद जब ये बनेगा तो ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा। बट आप लोगों के लिए वेरिफिकेशन के लिए एक शॉर्ट ट्रिक जैसे हम वो यूज कर लेते हैं। पहला चीज बच्चों, यहीं पे हमको दे दिया है कंडीशन में कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 हाफ है, मतलब सारे के सारे रेशोस इक्वल आ रहे हैं, है ना। अगर ये एमसीक्यूज में पूछ ले तो जरा सा भी नहीं सोचना, खटाक करके कोइंसिडेंट लाइन, कौन सी लाइन हो जाएगी, ये कोइंसिडेंट हो जाएगी और इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। देख लेना, इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो 1/2 या 2/4 है तो 1/2, 3/6 है तो 1/2, सेम रेशो निकलने वाला है। तो मतलब ये जो ग्राफ बनाओगे ना, तो इसका ग्राफ आपका सेम लाइन के ऊपर जाएगा, ऐसा सेम लाइन के ऊपर जाएगा, पूरा लाइन टच होते जाएगा, तो हर बहुत सारे पॉइंट्स बन रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स जनरेट हो रहे हैं, तो इसके पास जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट
सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चेक करना, ग्राफ ड्रॉ करना, चेक करना एंड कमेंट करना क्या हमारा आंसर मैच हो रहा है क्या, ठीक है। चेक करना एंड कमेंट करना हमारा आंसर मैच हो रहा है। और ऐसे वीडियोस, जितने भी वीडियोस आपको चाहिए आगे के लिए भी, और कमिंग ईयर से जितने भी ऑफलाइन सेंटर में बच्चे पढ़ रहे हैं सभी लोगों के लिए ऑनलाइन वीडियो भी प्रोवाइड की जाएगी, बनाएंगे और मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए, लेकिन परसेंटेज में कंजूसी नहीं चाहिए, परसेंटेज चाहिए ही चाहिए। हर चीज पढ़ाएंगे, हर चीज कहीं से भी नहीं छोड़ेंगे, ऑफलाइन में भी मेहनत करवाएंगे, ऑनलाइन भी मेहनत करवाएंगे, लेकिन नंबर 1 होना है और अच्छे से पढ़ाई करके 90 प्लस ही लाना। हर बच्चा मैथ्स में पढ़ने वाला 90 प्लस लेके आएगा। तो ये एपी का एक क्वेश्चन है ना। मोस्टली जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से ही आते हैं, अधिकतर आते और भी आ सकते हैं, बट अधिकतर इनसे आते हैं। बचे हुए जो चैप्टर्स उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अभी तक बोर्ड में यही देखा गया है। तो एक एपी का क्वेश्चन है, देखिए, देयर आर 11 टर्म्स इन एन एपी, है ना। वीडियो पॉज करके आप भी ट्राई कर सकते हो। 11 टर्म्स, तो अच्छा हमें क्या क्या दिया है गिवन वाले पैटर्न पे अगर हम आ जाए तो पहली चीज मुझे दी है ना, 8th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। हियर n इज इक्वल टू 11, सीधा सीधा दे दिया है कि 11 टर्म्स है एपी, एंड द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट टर्म, एकदम बीच में जो नंबर आएगा, मान लेते हैं कि 11 टर्म है ना, इधर से 5 टर्म निकाल दो, इधर से 5 टर्म निकाल दो, तो बीच में जो मिडल मोस्ट टर्म है उसकी वैल्यू दिया है 30। और मिडल मोस्ट टर्म जब हम निकालते हैं तो जनरली उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। क्या होता है? n+1/2। तो ठीक है, चलिए मिडल मोस्ट टर्म निकाल लेते हैं। भाई कौन सा वाला टर्म हो सकता है मिडल मोस्ट? तो मिडल मोस्ट टर्म क्या हो जाएगा? n+1/2। तो यहाँ पे क्या आ गया मिडल मोस्ट टर्म? 11+1/2 कितना आ गया भाई? 12/2 विच इज इक्वल टू 6। मिडल मोस्ट टर्म 6 आ गया। मिडल मोस्ट टर्म क्या आ गया? 6 आ गया। हमें मालूम है कि वी नो दैट, पूरा लिख दो, चलो, वी नो दैट, ये सारी चीजें लिखते रहना, मैंने बोला ये सब मैथ्स के गहना है, इनका मेकअप है। तो देयरफॉर, वी नो दैट, हियर, सिंस, हेंस, ये सारी चीजें लिखना। वो ब्रैकेट है ना, वो लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं वो सारी चीजें करना यहाँ पे। सो वी नो दैट Tn इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है ना, बेसिक टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पे जो मिडल टर्म है ना, मिडल टर्म मतलब T6 आ गया भाई साहब, T6। और T6 की जो हमें वैल्यू दी है वो 30 है, देखो कहीं लिखी है, देखो 30 है, मतलब T6 हमको 30 दे दिया, हमने मिडल टर्म T6 निकाल लिया। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ T6 इज इक्वल टू a+6-1 इंटू डी। सो T6 की वैल्यू कितनी है? 30, यहाँ 30 लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल टू a+5d। सो देयरफॉर इक्वेशन बना a+5d इज इक्वल टू 30। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और यहाँ पे होल्ड कर देता हूँ, है ना। लेकिन हमसे ये पूछा है क्या? नहीं, हमसे क्या पूछा है? फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स एपी, मतलब 1 से लेके 11 तक जितने भी टर्म्स हैं सबको जोड़ने के बाद टोटल नंबर कितना आएगा, वो चीज इसने पूछ लिया है हमसे। हमने एक इक्वेशन बना, इक्वेशन पे लाके छोड़ देते हैं, आगे शायद काम आ जाए। ओके, तो अब हमें सम वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ऑल्सो वी नो दैट, है ना, आप पूरा लिख लेना क्या, कि Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या मैं सही लिखा हूं? क्या मैं फॉर्मूला सही लिखा हूं बच्चों? फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, सब फॉर्मूले अच्छे से आपको आने चाहिए। तो मैंने लिख दिया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn 11 टर्म्स, ये 11 नंबर जो हमारे पास है इन सबका समेशन निकालना है ना। तो क्या करूंगा? S11 इज इक्वल टू 11/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n मतलब 11-1 इंटू डी। डी है क्या हमारे पास? नहीं है, कुछ नहीं है।
सो देयरफॉर 11/2 इंटू 2a प्लस 11 माइनस 1 करूंगा तो क्या होगा, 10 होगा, 10d। क्या हो गया, 10d। सो 11/2 इंटू, क्या मैं 2 बाहर ले सकता हूँ क्या यहाँ से, देखो जरा, यहाँ पे 2 बाहर ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस 5d, a प्लस 5d, a प्लस 5d बच गया, a प्लस 5d बच गया। अच्छा a प्लस 5d बच गया बच्चों, जरा देखो ये 2 कैंसिल कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ, 11 इंटू, अच्छा a प्लस 5d कहीं देखा है क्या आपने, a प्लस 5d कहीं देखा है जिसकी वैल्यू क्या है, 30 है, तो क्या मैं यहाँ पे 30 लिख सकता हूँ, यस, यहाँ लिख देना, फ्रॉम फर्स्ट रीजन देते रहना। सो S11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 330, S11 आ जाएगा 330। क्या पूछा है, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ AP, द सम ऑफ ऑल टर्म्स, द सम ऑफ, कंक्लूजन लिखना नहीं भूलना, सम ऑफ the sum of all terms is 330। क्लियर है बच्चों, होप आपको ये समझ में आया। इस टाइप के क्वेश्चंस का भी आप प्रैक्टिस करना ताकि कहीं से भी मार्क्स न छूटे। याद रखना, ऑप्शन में भी क्वेश्चन आपको अगर पेपर बनता है तो ऑलमोस्ट 60 मार्क्स का पेपर बनता है, 40 मार्क्स टोटल पेपर आता है, हमें लेके आना है, तो 40 आउट ऑफ 40। आप ये मत समझिए कि 40 में से आप समझिए 60 मार्क्स का पेपर है और 60 में से मुझे 40 लेके आना, क्या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को देख देख के प्रैक्टिस करिए, 100% आपको अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू।